के वीडियो में हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता के लिए अपलोड किए गए हैं, तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इनमें आप देखेंगे ऑप्शन है खेत, झील, बांध या फिर पार्क। तो इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन झील। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है उसमें झील है। खेत हो गया, बांध और पार्क, ये सभी जो प्राकृतिक नहीं है, ये सब कृत्रिम है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण में खेत, बांध और पार्क आएगा और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत झील आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। दूसरा सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो स्वपोषी घटक में आपका यहाँ पे पादप आएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, परावैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? तो इनमें आप देखेंगे परावैंगनी किरणें जो हैं वो त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि समताप मंडल, जो यहाँ पे समताप मंडल होता है वो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, समताप मंडल। तो यहाँ पे जो कि ओजोन परत वहाँ पे पाया जाता है। ओजोन परत पूछा भी जाता है किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। यही परत जो है परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो जो परावैंगनी किरणें है त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण है। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे CO2 है, O3, CO या फिर N2O। इसका सही विकल्प हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। CO2 है, O3 है, N2O है। अगला सवाल है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इनमें ऑप्शन जो दिया गया वो सौर सेल जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। अगला सवाल है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें आप देखिएगा इसका सही विकल्प ये ऑप्शन होगा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सही हैं। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। बाकी सभी सही हैं, तो सत्य नहीं है कौन सा, ये विकल्प इसका सही नहीं है। 7वां प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है ये। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा भारत में आपका तमिलनाडु में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु ना दिया रहे, चेन्नई दिया रहे तो भी जो है आप चेन्नई को सही करेंगे। तो तमिलनाडु जो कि राज्य है, चेन्नई वहाँ का एक शहर है। तो भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है और ये ठंड के मौसम में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत यहाँ पे आपको बताना है कौन सा देश नहीं आता है। तो इसमें इथियोपिया है, सोमालिया है, जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। बरमूडा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक अप्रयुक्त है? तो इसका सही विकल्प होगा लेटेराइट मिट्टी, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी है ये। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1983 में किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो 1983 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन कब किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन
1986 में किया गया था। ये जरूर याद रखिएगा, हमेशा सवाल यहाँ से बनता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब गठित किया गया था? तो 1986 में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1952 में हुआ था। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है किसको? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को। सी विकल्प सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो ये मापा जाता है स्थिर दाम पर। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वास्तविक घरेलू उत्पाद पूछा है को किस पर मापा जाता है? तो स्थिर दाम पर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो धन का निष्कासन सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, यहाँ पे ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो रही है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है, और ये भाग 4 में है। यदि भाग पूछा है तो किस भाग में? भाग 4 में। इसी के अंतर्गत आपका समान कार्य के लिए समान वेतन आता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार यदि पूछा जाएगा तो ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिया गया है, और ये अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो ये था आपका 84वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो ये 84वां संविधान संशोधन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक करना आवश्यक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा बी विकल्प सही हो जाएगा। यदि भारत में एक नया राज्य को सृजित करना है तो विधेयक को कहाँ पे पारित करना होगा? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा इसे पारित कराना होगा। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जिनको बोला जाता है वो है बलवंत राय मेहता। बी आर मेहता सही हो जाएगा। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे इन्हीं को
पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुआ था 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा ये फ्रांस की देन है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण वो राजराज प्रथम ने करवाया था। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था जजिया। तो जजिया सबसे पहले गैर मुसलमानों यानी कि ब्राह्मणों पर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और ये यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो वो जजिया कहलाता था। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। पहला है वर्नियर, दूसरा ट्रेवेनियर, तीसरा मनुची और चौथा है बारबोसा। तो उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? तो इनमें वर्नियर ये शाहजहां के काल में आया था, ट्रेवेनियर भी आया था, मनुची भी आया था। बारबोसा शाहजहां के काल में नहीं आया था। तो आपसे पूछा है कौन नहीं आया था? केवल 4। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो देवराय द्वितीय को। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है। यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है? तो है पाशुपत संप्रदाय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद प्राप्ति हुई। और ये कहाँ पे हुए? बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? सारनाथ में। और इसी उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है पहला उपदेश को। तो यहाँ पे पूछा गया कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। और यह तपस्या उन्होंने फल्गु नदी के तट पर बोध गया में, फल्गु नदी वर्तमान में उसे निरंजना नदी कहा जाता है। निरंजना नदी। तो ऑप्शन में कोई भी दिया रहे, फल्गु या निरंजना, दोनों ही सही होगा। तो यहाँ पे ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन सर स्टेफर्ड क्रिप्स का है। यहाँ पे ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन यहाँ पे पूछा गया है, तो वह असहयोग आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को, और उनके द्वारा चलाया गया ये पहला जन आंदोलन था। गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह पूछा जाता है वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया? तो 1917 में किया उन्होंने चंपारण सत्याग्रह। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को। यदि सवाल पूछा है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो
तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नमक आंदोलन तो ये 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है अब, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसमें आप देखेंगे शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है वो आइसलैंड को, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया मंगोलिया में। भारत और मंगोलिया के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास हुआ, जिसका ये 17वां संस्करण था। तो भारत और किस देश के बीच ये युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? मंगोलिया के बीच, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट 2025। अगला सवाल है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। और यहाँ पे ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो दिया गया है ये इजराइल के द्वारा चलाया गया, इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। और अंतिम सवाल है ये, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो है महेंद्र सिंह धोनी, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।